हाँ जी बच्चों, तो कल हमने डिस्कस किया सेल। तो सेल में हम सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं। सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सेलों का संयोजन क्यों करते हैं? धारा बढ़ाने के लिए। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब हमें यह चेक करना है कि मेरे पास यदि दो या दो से ज्यादा सेल है और उन्हें मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो उसके विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मुझे ई का परिणामी निकालना है और आर का परिणामी निकालना है। मुझे ई का परिणामी और आर का परिणामी निकालना है दोनों क्रम में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत काम का है, न्यूमेरिकल आते हैं श्रेणी क्रम संयोजन पर। तो देखिए, मेरे पास ये सेल और सेल के साथ छोटा सा प्रतिरोध आंतरिक, ये दूसरा सेल और साथ में आंतरिक प्रतिरोध, ये प्लस माइनस E1, ये प्लस माइनस E2, ये R1, ये R2 सही ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से जुड़ता है तो ये सही ऑर्डर होता है, और यदि दो सेल के आपस में प्लस जुड़ जाए या माइनस आपस में जुड़ जाए तो वो गलत ऑर्डर होता है, विपरीत ऑर्डर होता है। और ये बाह्य प्रतिरोध है, इसमें हमें धारा प्रवाहित करनी है कैपिटल आर में। तो दोनों सेल किस किस के बीच जुड़े हुए हैं? तो हम देखते हैं कि पहला सेल हमारा जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में, और दूसरा सेल जुड़ा हुआ है बी और सी के बीच में। ठीक है, तो लेकिन यहां पर कहीं भी जंक्शन पॉइंट नहीं है, संधि बिंदु कहीं पर भी नहीं है। तो आप एक क्लियर कह सकते हो कि पहला सेल आई धारा देगा तो दूसरा सेल भी आई धारा देगा, और कैपिटल आर में भी आई धारा चलेगी। आई कांस्टेंट हो गया श्रेणी क्रम में, ये ध्यान रखना, और हमेशा रहता भी है श्रेणी क्रम में, आई कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो पहला सेल है ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है तो इसका विभवांतर वी ए माइनस वी बी, जिसको आप V1 कह दो, और दूसरा सेल बी और सी के बीच जुड़ा हुआ है जिसका विभवांतर आप वी बी माइनस वी सी कह दो, यानी कि V2 कह दो। तो विभवांतर अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है। और आर का विभवांतर कितना होगा भाई? आर का कुल विभवांतर, तो ध्यान से देखिए, आर जुड़ा हुआ है ए और सी के बीच में, तो ए सी का कुल विभवांतर हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी कि आर का कुल विभवांतर V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ठीक है, तो जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, उसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जोड़ा है मतलब संयोजित किया है। अब आप क्या करेंगे? पहले सेल का विभवांतर निकाल लेंगे। तो प्रथम सेल का विभवांतर मतलब जब धारा प्रवाहित करता है तो उस समय जो विभवांतर होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टा कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं। जब सेल धारा देता है और उस समय उसका जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टा कहते हैं, और जब धारा नहीं देता है उस समय उसका विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसके ऊपर मैंने एक लंबा वीडियो आपको दे चुका हूं। तो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टा सूत्र मैंने आपको बता रखा है, V बराबर E माइनस आई आर। तो देखिए, V की जगह V1, E की जगह E1 और R की जगह R1। इसी तरह द्वितीयक सेल का भी ले लो। द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टा, तो द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टा क्या हो जाएगी बेटा? V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको कुल वोल्टता निकालनी है, तो कुल वोल्टता निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। कुल वोल्टता, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2,
तो V इक्वल टू, जोड़ेंगे तो E1 और E2 एक साथ जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2। और जो सेकंड आपको दिख रहा है, सेकंड टर्म आपको दिख रही है ये वाली, -IR1 -IR2, तो इसमें एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा और एक I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2। मेरे हिसाब से आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने E1 और E2 को जोड़ा तो E1 प्लस E2, फिर माइनस कॉमन ले लिया और I कॉमन आ गया, तो बच गया R1 प्लस R2। अब लिखते हैं इधर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह एक ही सेल लगा दिया, इन दोनों की जगह एक ही सेल लगा दिया, किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर के साथ, ए और सी के बीच में। ये जो सेल है इसको आप ई एस लिख लेते हैं और इसका तुल्य प्रतिरोध आर एस लिख लेते हैं। इस सेल की क्या खास बात है कि ये अकेला सेल आई धारा दे रहा है, ये दोनों मिलकर कितनी धारा दे रहे थे, आई, ये अकेला आई धारा दे रहा है। दूसरी क्या खास बात है, ये अकेला सेल ए और सी के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न कर रहा है, V, और यहां पर ये दोनों सेल मिलकर V1 प्लस V2 मिलकर कितना विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, V। यानी कि ये अकेला सेल उतना ही विभवांतर उत्पन्न कर रहा है और उतनी ही धारा प्रवाहित कर रहा है जितनी कि ये दोनों सेल मिलकर कर रहे हैं। तो इस सेल को आप क्या कहेंगे, तुल्य सेल या परिणामी सेल। और ES को क्या कहेंगे, तुल्य विद्युत वाहक बल। और RS को क्या कहेंगे, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। आगे बात समझ में। इन दोनों सेल की जगह एक सेल को एडजस्ट कर दिया जाए तो वही उसका तुल्य होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा, यदि तुल्य, परिणामी शब्द भी यूज कर सकते हो, यदि तुल्य विद्युत वाहक बल ES और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध RS है तो भैया इसका सूत्र आ जाएगा। अब लगाओ, A से C के बीच का विभवांतर V ही है, E की जगह ES माइनस धारा I है और RS, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये तुल्य सेल का आ गया। तो आप इसमें ये चीज नोटिस कीजिए, क्या चीज नोटिस कीजिए, कि ये सेल उतना ही V पैदा कर रहा है जितना कि ये दोनों सेल मिलके कर रहे थे, और उतनी ही धारा दे रहा है जितना कि ये दोनों धारा दे रहे थे। तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को कंपैरिजन कर दीजिए। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो अब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिए V की जगह V है, I की जगह I है। तो आप देखेंगे ES मैंने किसकी जगह लिख रखा है, तो ES मैंने लिख रखा है E1 प्लस E2। तो ये आपके तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र आ गया। और RS मैंने किसकी जगह लिख रखा है, तो RS लिख रखा है R1 प्लस R2। ये मेरा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए, ये ES है और ये E1 प्लस E2 है। फिर माइनस सही है, I अपनी जगह सही है, ये RS है, ये R1 प्लस R2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं श्रेणीक्रम संयोजन करूंगा, तो श्रेणीक्रम संयोजन करूंगा तो मेरा जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा, और आंतरिक प्रतिरोध भी सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर होगी। समझ में आ गया। यदि, एक मिनट, यदि छोड़ो, अब धारा लेते हैं। धारा, तो धारा का सूत्र क्या होगा, कल मैंने बताया था। तो धारा का सूत्र बताया था मैंने, I इक्वल टू विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध बटे आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर तुल्य विद्युत वाहक बल बटे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आएगा I बराबर। तो ये करंट का सूत्र आ गया। अब आप इसमें चाहो तो ES की वैल्यू पुट कर दो। तो ES की वैल्यू क्या है बेटा, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई कैपिटल R एक ही है तो कैपिटल R, RS की वैल्यू R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया।
अब इसमें हम ये करें कि यदि सेल हमारा 2 से ज्यादा लगा हुआ है, एन सेल लगे हुए हो, हाँ जी, यदि परिपथ में एन सेल लगे हो तो भैया फिर क्या हो जाएगा, आई बराबर E1 प्लस E2 डॉट 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 EN डिवाइड बाई कैपिटल आर, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध डॉट डॉट एन का आंतरिक प्रतिरोध। ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम एक केस और ले लें कि यदि सभी सेल का विद्युत वाहक बल बराबर हो, E1 बराबर E2 बराबर EN, यानी पहले वाले का भी E, दूसरे वाले का भी E, तीसरे वाले का भी E और nवे वाले का भी E, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो, सबका R हो, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा I बराबर E1 की जगह E, E2 की जगह भी E, E3 कितनी बार लिखोगे, N बार, N टाइम्स, और नीचे कैपिटल R प्लस R1 की जगह R, R2 की जगह भी R, और कितनी बार लिखना पड़ेगा, N टाइम्स। ठीक है भाई, तो आप क्या देखेंगे, यदि मैं E को 2 बार जोड़ता हूं तो 2E आता है, 3 बार जोड़ता हूं तो 3E आता है, N बार जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, NE, कैपिटल R और ये भी NR। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है यदि मेरे पास N सेल लगे हुए हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन और सबका EMF इक्वल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। तो क्लियर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, अब मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। चलो अभी नहीं बताएंगे, वो बात बाद में बता देंगे, समांतर क्रम होने के बाद एक साथ ही बता देंगे वो। एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 सेल जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 10 वोल्ट का है, ये भी 10 वोल्ट का है, ये भी 10 वोल्ट का है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, और ये मान लीजिए 4 ओम है। हिमांशु कुछ कहना चाहते हो क्या, बोलो हिमांशु। सर एक बार तोड़ लेना है सर। और ऊपर थोड़ा सा ले लो सर, थोड़ा सा सर। ओके चलो सर। चलो ठीक है। तो इसमें आपसे यदि पूछा जाए कि आई कितना होगा, नंबर 1, और सेल का मतलब प्रत्येक, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि यदि हमारा पास कोई सेल होता है और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाता है तो बेटा इस वैल्यू को आपको ई मानना है, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है तो आप चाहे उसे ई मानिए चाहे वी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने कल बताया था। तो ये आपका ई है, यहां पर भी ये तीनों ई है। तो मैं ये पूछ सकता हूं प्रत्येक सेल का वी कितना होगा, 2 प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। तो आई का फॉर्मूला, तो देखिए सबकी वैल्यू इक्वल है,
इसलिए हम फॉर्मूला लगा देंगे NE कैपिटल R NR। तो N का मतलब 3, E का मतलब 10, कैपिटल R का मतलब कितना है भाई 4, N का मतलब 3 सेल और स्मॉल r कितना है 2। तो ये आ जाएगा 30/10 3 एम्पियर का करंट चलेगा। ठीक है, और V कितना होगा टोटल V, तो टोटल V हो जाएगा V इक्वल टू IR। I की वैल्यू कितनी आई 3 और R कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट टोटल। टोटल अब देखिए तीनों का जब E इक्वल है, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, तो तीनों का V भी इक्वल होगा। इसलिए प्रत्येक सेल को कितना V मिलेगा V/3। प्रत्येक सेल का विभवांतर V/3 होगा, यानी कि 12/3 4 वोल्ट। क्लियर हो गई बात, 4 वोल्ट। और आप देखिए इस समय सेल धारा दे रहा है तो इसकी वैल्यू 10 वोल्ट से कम आएगी, ई से कम आएगी। और आप चाहो तो V का फॉर्मूला दूसरा भी है, आप ये भी लगा सकते हो V बराबर E-IR, इससे भी निकाल सकते हो। तो एक सेल के लिए निकालना चाहते हो तो V1 E1 R1। तो E1 की वैल्यू कितनी ले रखी है आपने 10, I की वैल्यू आपने कितनी निकाली 3 और R1 की वैल्यू कितनी है 2। तो 10 - 6 कितना आ गया 4 वोल्ट। तो इससे भी आप निकाल सकते हो और यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो V/3 से, क्योंकि सबका V इक्वल है, सॉरी E इक्वल है, स्मॉल r इक्वल है, तो इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, एक सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए वो 1 नंबर से ज्यादा का इसका वेटेज नहीं है। अब एक और अगला क्वेश्चन देखो, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल, 9 सेल और ये 10 सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या करें इसका E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका E इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल, और R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखिए यहां पर जो समझने की बात यह है कि इसमें से कुछ सेल, जैसे E5 वाले पे नजर डालिए, ये ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ गया, ऑपोजिट E4, सॉरी पहले E4 को देखें, E4 ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़ गया। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों नेगेटिव एक साथ टच हो रहे हैं, ये दोनों देखिए सेम ऑर्डर है, मतलब सही ऑर्डर है। एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से टच होता है तो ये सही ऑर्डर होता है। लेकिन जब दो सेल के नेगेटिव या दो सेल के पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ऑपोजिट ऑर्डर हो जाता है। ऑपोजिट इसलिए हो जाता है कि E4 कहेगा कि मैं धारा इधर भेजूंगा, क्योंकि सेल से धारा हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, जब डिस्चार्ज होता है तब, मैंने बताया था चार्ज होता है तब पॉजिटिव में एंटर करती है। तो अभी तो डिस्चार्ज की बात करते हैं, नॉर्मली हम जो भी कहेंगे सेल के लिए वो डिस्चार्ज की कहेंगे। तो यहाँ से करंट निकलेगा और E3 का करंट यहाँ से निकलेगा। तो आप देखिए दोनों करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है। आगे बात समझ में, E4 E5 सेम ऑर्डर में है क्योंकि प्लस से माइनस जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्डर सेम है। ठीक है, ये ऑर्डर फिर ऑपोजिट हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऑर्डर ऑपोजिट जुड़े हुए हैं और कुछ सही जुड़े हुए हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसका ई इक्विवेलेंट मैं कैसे फाइंड करूं? तो इसका एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी इच्छा के अनुसार धारा की दिशा बना लें, किधर भी बना ले, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जैसे इसका नाम ए दे दूं, इसका बी दे दूं, कि ए से बी बनाऊं या बी से ए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी से ए दे दीजिए या ए से बी दे दीजिए,
यदि आपका करंट का डायरेक्शन गलत होगा ना, तो जब आप इसको आई के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो वो माइनस का साइन ये शो करेगा कि आपने जो सर्किट में करंट का डायरेक्शन बनाया है वो ऑपोजिट बना दिया है, और कुछ नहीं है। और यदि सही लगाया है तो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो आपका करंट का डायरेक्शन आपने गलत बना दिया और आंसर माइनस में आ गया, तो क्या ये क्वेश्चन मुझे वापस से शुरू से हल करना पड़ेगा? नहीं, आप वहां पर आंसर के साथ लिख देंगे कि यहाँ नेगेटिव साइन शो करता है कि सर्किट में डायरेक्शन, अभी जैसे मैंने ए से बी मानी, बी से ए मान रखी है, तो आप लिख देंगे ए से बी होगी। ठीक है, वापिस से करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, देखो, आप करंट की डायरेक्शन में चले तो सबसे पहले आप देखिए E10 आया, तो E10 आया तो आप एक चीज समझिए, जब सेल को क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस का। आगे बात समझ में? जब आपने सेल को क्रॉस किया धारा की दिशा में तो किसका चिन्ह आ रहा है? प्लस में। तो इसका मतलब E10 मुझे प्लस में लेना है। और देखें, E9 को क्रॉस किया तो किसका चिन्ह आया? प्लस का। तो E9 भी मुझे प्लस में लेना है। E8 को क्रॉस किया धारा की दिशा में ही, तो ये भी किसका आया? प्लस का। तो ये भी प्लस का लेना है। E7 को क्रॉस किया, किसका साइन मिला? माइनस का। तो यानी E7 के आगे मुझे माइनस का चिन्ह लगाना है। E6 को क्रॉस किया, प्लस का। E5 को क्रॉस किया, माइनस का। यानी कि सेल को क्रॉस करने के बाद उसका जो टर्मिनल मिलता है बस उसी के साथ उसका विद्युत वाहक बल का साइन आएगा, ये प्लस का। E2 को किया तो प्लस का, और E1 को क्रॉस किया तो प्लस का। कहने का मतलब यह है कि यदि मैंने डायरेक्शन बी से ए लिया तो मेरा E1 प्लस में आएगा, E2 प्लस में आएगा, E3 प्लस में आएगा, E4 माइनस में आएगा, E5 माइनस में आएगा, E6 प्लस में आएगा, E7 माइनस में आएगा, E8 प्लस में आएगा, E9 प्लस में आएगा और E10 प्लस में आएगा, यदि मैं डायरेक्शन B2A ले रहा हूं तो। ठीक है। यदि आप उल्टी डायरेक्शन मान लेते, मतलब आप ए से बी डायरेक्शन मान लेते, तो आप इधर की तरफ जाते तो E1 माइनस में, E2 माइनस में, E3 माइनस में, E4 प्लस में, E5 प्लस में, E6 माइनस में, E7 प्लस में, E8 माइनस में, E9 माइनस में और E10 माइनस में आता सेल को क्रॉस करने में। और एक चीज ध्यान रखना, जिस सेल का आंसर प्लस में आता है वो सेल धारा देता है, और जिसका आंसर माइनस में आता है वो धारा लेता है। मतलब जिसका आंसर प्लस में आता है वो डिस्चार्ज होता है, जिसका आंसर माइनस में आता है वो चार्ज होता है। यदि आपकी धारा का आंसर इसमें प्लस में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि E1 E2, ये सॉरी E3 है, E3 E6 E8 E9 E10 तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, जबकि E4 E5 और E7 चार्ज हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब आर में कौन प्लस में आएगा, कौन माइनस में आएगा? तो भैया आर तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो चाहे आपका करंट ए से बी चले चाहे बी से ए चले, उसको तो एनर्जी लॉस करना ही है। इसलिए आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे धारा ए से बी चले, बी से प्लस से चले, कैसे भी क्रम में जुड़े हो वो तो नुकसान ही करेगा, इसलिए इसमें आपको प्लस ही लिखना है। इसमें कोई ऑर्डर को देखने की बात नहीं है। ऑर्डर केवल आपको किस में देखना है? सेल में, क्योंकि उसमें ये होता है कि ऑपोजिट ऑर्डर में वो चार्जिंग में लग जाता है, इसलिए। क्लियर? तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आई निकालने का फॉर्मूला वही है, इक्विवेलेंट अपॉन, यदि कैपिटल आर हो तो आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर इस सवाल में गिवन नहीं है तो आर इक्वल टू 0, देन आई इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, देन पुट द वैल्यू। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा सवाल देता हूं, उसको आप करने की कोशिश करना। मान लीजिए ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, एक और ले लेते हैं पांचवा सेल। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वली मान लेते हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम मान लेते हैं। सर्किट की धारा क्या होगी, आई क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके आ गया। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे पहले आप ई इक्विवेलेंट निकालेंगे।
तो आपने, सॉरी मैंने डायरेक्शन खुद ने बना दी, कोई बात नहीं, ये डायरेक्शन ले लेते हैं। तो ये डायरेक्शन ले लेते हैं, तो आप पहला सेल देखिए, ये 10 ओम, तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये प्लस में आएगा, 15 वाला भी प्लस में आएगा, 10 वाला माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो इधर से चलोगे तो ये शुरू वाला 5 माइनस में आएगा, 20 प्लस में आएगा, 10 माइनस में, 15 प्लस में, 10 प्लस में। तो 10 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 20 और -5। मेरे हिसाब से साइन आप समझ गए। ये वाला नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि आप करंट इधर लेके जा रहे हैं, ये यूँ है और करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करने के बाद ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए 5 आया। ऐसे ही सबका चेक कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, 15 में से 5 गया 10, 30 वोल्ट आ जाएगा इसका। और इंटरनल रेजिस्टेंस में तो कुछ देखना ही नहीं है, 2 × 5 तो 10 आ जाएगा, क्योंकि सब इक्वल माने थे मैंने। तो आई कितना आ जाएगा बेटा, इक्वलेंट अपॉन कैपिटल आर अपॉन आर इक्वलेंट, तो 30 अपॉन कैपिटल आर 10 है, आर इक्वलेंट 10 है, तो 3/2 मेरे हिसाब से 1.5 एम्पियर आपका इसका आंसर हो जाएगा। इजी सवाल है, लेकिन ये है। हाँ भाई, एक चीज और देखें, एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो सेल है, एक का E1 है, एक का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, लेकिन एक स्टूडेंट ने इसको ऑपोजिट ऑर्डर में जोड़ दिया। तो बताइए उनके विद्युत वाहक बल का अनुपात क्या होगा, एक इक्विवेलेंट का अनुपात क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो देखिए इधर आप इक्विवेलेंट लिखेंगे तो आपने डायरेक्शन ये ली, तो आपका आंसर आएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। सेकेंड केस में इसमें आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, E1 माइनस E2, यदि आप करंट का डायरेक्शन ये मानते हैं। तो उल्टा मानेंगे तो उल्टा आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो यदि मैं E इक्विवेलेंट और E डैश इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करूं तो मेरा आंसर आएगा E1 प्लस E2, E1 माइनस E2। ये एक्चुअल में आगे पोटेंशियोमीटर के सवालों में इस तरह के सवाल आते हैं, वहां पर ये चीज आता है कि यदि मैं एक सेल को ऑपोजिट ऑर्डर में जोड़ दूं तो क्या होगा। तो जिस सेल को ऑपोजिट ऑर्डर की कह रहा है उसको माइनस में कर देना। जैसे E2 को ऑपोजिट ऑर्डर की कहे तो E2 वैल्यू माइनस हो जाएगी। हाँ, R इक्विवेलेंट और R डैश इक्विवेलेंट का आंसर 1 ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट किधर फ्लो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम का डेरी जो भी पॉइंट है वो बता दिया। अभी हमारे पास उतना समय नहीं बचा कि हम समांतर क्रम को कर पाए, तो एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ। जैसे आपने सूत्र निकाला बेटा, I बराबर NE कैपिटल R NR निकाला था अभी आज हमने। तो इस फॉर्मूले में आपके पास दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल, और एक होता है सेकेंडरी सेल। दो प्रकार के बताए हैं मैंने, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राथमिक द्वितीयक। तो इसमें क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, इस R की वैल्यू ज़्यादा होती है, R थोड़ा ज़्यादा होता है, R ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी सेल में R ना के बराबर, कम, ना के बराबर, नगण्य ही बोल लीजिए। जैसे मैं इसका बताऊं, जैसे प्राइमरी सेल का एग्जांपल दूं, लेकलांसी सेल। तो लेकलांसी सेल का लगभग आपके 5 से 10 ओम के बीच में आंसर आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, जबकि सेकेंडरी सेल का 0.001 ओम के रेट होता है। यानी कि सेकेंडरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, प्राइमरी सेल में अच्छा खासा होता है। तो यदि मैं यहाँ पर ये दोनों केस बनाऊं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, तो यदि मैं प्राइमरी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो क्या होगा। तो उस स्थिति में आपकी जो ये NR की वैल्यू है कैपिटल R से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कैपिटल R से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब आप इस R को इस NR के रेस्पेक्ट में 0 मान सकते हो। तो I इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, NE अपॉन NR। तो N से N कट जाएगा, E अपॉन R, और E अपॉन R तो क्या है, एक सेल की धारा, एक सेल की धारा। और यदि मैं सेकेंडरी सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं, सेकेंडरी सेल को, S फॉर सेकेंडरी, तो उसमें आपका R
ना के बराबर होता है, यानी कि इसमें आपकी जो एनआर की वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से बहुत कम होगी। तो ऐसी स्थिति में आप एनआर को 0 कर देंगे, तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इसकी जगह तो मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आई बराबर एन इंटू एक सेल की धारा। तो भाई इससे क्या निष्कर्ष निकला, बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास यदि, ध्यान से सुनना, यदि प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, और यदि मैं उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं, प्राइमरी सेल को ऐसे जोड़ता हूं, तो भैया मुझे कोई फायदा नहीं होगा धारा का। ये तीनों मिलकर लगभग उतना ही करंट देंगे जितना कि ये अकेला दे रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे लेकलांसी सेल है, प्राइमरी सेल है, आप यदि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, 10 सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, 10 लेकलांसी सेल को, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास सेकेंडरी सेल है, बेटा ऑडियो ऑफ करे जिसका भी चालू है, यदि आपके पास सेकेंडरी सेल है और आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो भैया जितने सेल लगेंगे करंट उतना ही टाइम्स हो जाएगा। जैसे 3 सेल जोड़े तो करंट 3 गुना हो जाएगा। इसलिए कभी भी सेकेंडरी सेल मिले तो आपको उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। तो याद करने का तरीका एस से एस, क्या पी को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े, नहीं। यदि प्राइमरी सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। समांतर क्रम की जानकारी अगली क्लास में, ओके।